अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डेटाबेसेस का चैप्टर नंबर 6 का थर्ड टॉपिक करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि जो डाटा टाइप्स हम जब लगा रहे होते हैं अपना टेबल क्रिएशन के अंदर, तो उसकी जो डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। तो आज हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ को ज़रा डिटेल से देखेंगे कि किस डाटा टाइप की क्या फील्ड प्रॉपर्टी है, जब हम डाटा टाइप चेंज कर देते हैं तो कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंजेस आते हैं। तो चलिए आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को जब सिलेक्ट करते हैं तो जो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ नीचे अपीयर होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और हर जो प्रॉपर्टी होती है उसका क्या पर्पज़ है, वो किस काम के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। फील्ड प्रॉपर्टीज़ बेटा जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं वो यूज़ की जाती हैं कि आपका जो डाटा है वो किस तरह से एंटर किया जाएगा, स्टोर किस तरह से होगा डेटाबेस में, और डिस्प्ले किस तरीके से होगा। हम इन फील्ड प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके इनकी डिज़ाइन व्यू में वैल्यूज़ को सेट करके जो अपना डाटा है उसकी अपीयरेंस को या उसके एंटर होने को और या स्टोर होने को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी विंडो होती है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें जो टॉप पैन है उसके अंदर हमने डेफिनेटली फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कवर किया, ये लिखते हैं। और उसके बाद आगे फील्ड प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग एक आ रही होती है और उस हेडिंग के नीचे बॉटम पैन जो है उसके अंदर हम अपनी फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो चलिए बेटा फील्ड प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी हम देख लेते हैं। सबसे पहली फील्ड प्रॉपर्टी जो हमें नज़र आ रही होती है वो है फील्ड साइज़। प्रॉपर्टी विंडो सामने जो डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी विंडो आपको नज़र आ रही है उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो फील्ड साइज़ है। फील्ड साइज़ के अंदर हम क्या करते हैं, फील्ड साइज़ के अंदर हम नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो है वो जो रिक्वायर्ड होते हैं उस फील्ड के लिए वो मेंशन कर देते हैं। उसमें डिफ़ॉल्ट साइज़ टेक्स्ट का 50 लिखा आ रहा होता है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था टेक्स्ट फील्ड के लिए। उसके बाद है जी, हम इसको लिमिटेड कर सकते हैं फील्ड साइज़ के ज़रिए। मिसाल के तौर पर डिफ़ॉल्ट 50 है तो मैं इसको 70, 80, 90 या जितने भी करैक्टर्स जो हैं मैं उसके ऊपर इसको फ़िक्स करना चाहूँ, मैं उसको वहाँ पर जो है वो फ़िक्स कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि उससे हमारा जो है वो स्पेस बचेगी। इसी तरह से नंबर्स के अंदर भी, जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं कि जब हम न्यूमेरिक डाटा टाइप ले लेते हैं तो न्यूमेरिक डाटा टाइप में हमारे पास इंटीजर्स हैं, हमारे पास लॉन्ग इंटीजर्स हैं, फ्लोट हैं, डबल हैं, लॉन्ग डबल हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि जब हम नंबर डाटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी जो साइज़ होता है, एक्चुअली जब हम टेक्स्ट डाटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। लेकिन जब हम नंबर डाटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास और ऑप्शंस भी नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। ये स्टूडेंट का जो टेबल है इसको हम डिज़ाइन में ओपन करेंगे। ये देखें, ये टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड के लिए यहाँ पर फील्ड का साइज़ नज़र आ रहा है सिर्फ, यहाँ और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं नंबर में आऊँगा तो नंबर में आप देखें, नंबर में ये ड्रॉप डाउन आ गया और इसके अंदर हमारे पास बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, रेप्लिकेटेड, ये सारी ऑप्शंस नज़र आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली जो फील्ड साइज़ है वो टेक्स्ट के लिए हम सिर्फ नंबर्स मेंशन कर देते हैं कि कितना टेक्स्ट इसके अंदर लिखा जाएगा, और जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए उसकी डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं वो हम वहाँ पर जो है वो मेंशन कर देते हैं। इसमें जो सबसे पहली डाटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है वो बाइट है, जिसमें 0 से लेके 255 तक वैल्यूज़ आ सकती हैं और ये मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद जो दूसरी डाटा टाइप है वो इंटीजर है। ये -3 to 768 से लेकर 3 to 767 तक इसके अंदर वैल्यूज़ आ सकती हैं और ये मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है। इसी तरीके से लॉन्ग इंटीजर है इसके लिए, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। फिर सिंगल है, जो हमारे पास इशारिया वाली वैल्यूज़ हैं या डेसिमल वैल्यूज़ आ रही होती हैं उसके लिए सिंगल है, और डबल है। सिंगल जो है उसकी रेंज डेफिनेटली कम है और डबल की रेंज जो है वो ज़्यादा है। सिंगल 4 बाइट्स लेती है और डबल जो है वो 8 बाइट्स मेमोरी के अंदर जो है वो ऑक्यूपाई करती है। दूसरी जो फील्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास फॉर्मेट है।
इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम फॉर्मेट सेट करते हैं डाटा का, कि डाटा जो है वो किस तरीके से हमें नज़र आएगा। अच्छा, ये जो फॉर्मेट की जो प्रॉपर्टी है इसको हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो इसको हम इस टॉपिक के बाद में अलहदा से एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहीं पर अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम अपने असल टॉपिक से हट जाएंगे। जो फॉर्मेट की प्रॉपर्टी है ये भी डाटा टाइप्स के साथ चेंज होती है। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट और मेमो के लिए जो है वो फॉर्मेट डिफरेंट होंगे, उसके लिए प्लेस होल्डर्स डिफरेंट होंगे, जो उसके लिए करैक्टर्स लगाए जाते हैं वो डिफरेंट हैं, नंबर के लिए जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह अगर करेंसी की हम बात करेंगे तो करेंसी के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और डेट एंड टाइम और येस नो के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट्स होंगे। तो ये फॉर्मेट का जो टॉपिक है इसको हम इस आज के लेक्चर के एंड पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे कि उसके नाम से पता लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है जी, ये हमारी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसको सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर हम कोई डाटा एंटर कर रहे हैं और उसमें हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि रिपीटेड डाटा हमने एंटर करना है, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लिख देते हैं। उससे क्या होता है कि डाटा जो है वो ऑलरेडी अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाता है, हमें बार-बार उसको रीटाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो फील्ड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इंडेक्सेस की है। इंडेक्सेस क्रिएट किए जाते हैं ताकि हम अपने, ये हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि इंडेक्सेस क्यों क्रिएट किए जाते हैं, ताकि हम जो है वो अपने जो रिकॉर्ड होते हैं उनको सॉर्ट कर सकें, उनको ऑब्टेन कर सकें, उनको तेज़ी के साथ जो है वो हासिल कर सकें। अच्छा, जब हम इंडेक्सेस को सिलेक्ट करेंगे, इंडेक्सेस की फील्ड को, तो इंडेक्स में दो ऑप्शंस अपीयर होंगी। ये इंडेक्स में एक है नो और एक है यस। अगर आप इंडेक्स क्रिएट नहीं करना चाहते, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप नो कर दें, आपके इंडेक्सेस क्रिएट नहीं होंगे। अगर आप इंडेक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट ओके करेंगे, ठीक है, या फिर नो डुप्लीकेट्स करेंगे। अगर आप डुप्लीकेट ओके कर देंगे तो मल्टीपल जो सेम एंट्रीज़ हैं वो होने देगी डेटाबेस आपकी, और अगर आप डुप्लीकेट्स को नो कर देंगे तो फिर जो है वो डुप्लीकेशन होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे ख़त्म हो जाएंगे, और एक वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा आ रही होगी इंडेक्सेस की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी फील्ड वैलिडेशन रूल्स। फील्ड वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं? फील्ड वैलिडेशन के रूल्स का मतलब है कि हम कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि जो डाटा एंटर किया जाएगा वो मस्ट इस क्राइटेरिया को जो है वो मीट करना चाहिए, जिसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं सामने कि मस्ट जो है वो डाटा 3 कैरेक्टर्स तक एंटर होना चाहिए इसमें, या फिर है कि जी डाटा जो है वो ज़ीरो नहीं आप एंटर कर सकते। ये जो आपके सामने एंगल ब्रैकेट्स और ज़ीरो लिखा हुआ है इसका मतलब है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हम जो रूल है उसके अंदर हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसमें ज़ीरो एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है जी वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है कि जब हम वैलिडेशन रूल लगाते हैं और कोई यूज़र जो है वो उस रूल को वायलेट करता है, तो जो मैसेज नज़र आता है उस वायलेशन के नतीजे में वो वैलिडेशन टेक्स्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो इनपुट मास्क है। इनपुट मास्क क्या होता है? इनपुट मास्क का मतलब है कि हम किस तरीके से अपनी जो फील्ड है उसको आपको दिखा सकते हैं, या किस तरीके से हम अपना डाटा एंटर करवाते हुए जो है उस फील्ड के अंदर आपसे जो है वो डाटा एंटर करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्या है, इनपुट मास्क है, ठीक है। इनपुट मास्क जो है वो मैं आपको लगा कर भी दिखा दूंगा तो आपको चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है उस फॉर्मेट को जिसके ज़रिए हमने डाटा शीट में अपना डाटा एंटर करना है या डाटा शीट से डाटा गेट करना है। इसको हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मेरा टेबल है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ये NIC एंटर करना चाह रहा हूँ, और NIC जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसके ऊपर मैं जो है वो इनपुट मास्क जो है वो लगा लेता हूँ। अच्छा, इनपुट मास्क आप जिस फील्ड के ऊपर लगाना चाहते हैं आप उस फील्ड पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद ये देखें ये नीचे इनपुट मास्क लिखा आ रहा है। इसमें ये 3 डॉट्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इनपुट मास्क का विज़ार्ड आ गया। इस इनपुट मास्क के विज़ार्ड में डिफरेंट ये चीज़ें दी हुई हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपनी भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये सोशल सिक्योरिटी नंबर इसको क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ।
अब यहाँ पर ये इसने इनपुट मास्क जो है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर का शो कर दिया है। हमारे पास जो आईडी कार्ड का फॉर्मेट होता है वो उसमें 5 ज़ीरोज़ आएंगे, फिर डैश आएगा, फिर 7 ज़ीरोज़ आएंगे, फिर डैश आएगा और फिर 1 ज़ीरो आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम प्लेस होल्डर सेलेक्ट करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ये देखें इस तरह से नज़र आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर वो हमसे ऑप्शन पूछेगा कि आप जब डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसको डैशेस के साथ स्टोर करना चाहते हैं, विदाउट डैशेस स्टोर करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी डैशेस के साथ स्टोर करना चाहता हूँ। इसको करके मैं फिनिश करूँगा तो अब ये देखें ये मेरा इनपुट मास्क यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसको हम प्रैक्टिस करके भी देख लेते हैं। ये देखें ये स्टूडेंट का मैं अगर NIC नंबर यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ तो मुझे डैशेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे ही यहाँ पे NIC नंबर एंटर करना शुरू करूँगा वो डैशेस खुद ब खुद ऐड होना शुरू हो गई हैं वहाँ पे। ठीक है, या यही वाला इनपुट मास्क आप फ़ोन नंबर के ऊपर लगा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फ़ोन पे टेक्स्ट इनपुट मास्क का विजिट एंड इस में हम फ़ोन नंबर लगा लेते हैं। नेक्स्ट फ़ोन नंबर में क्या होगा जी, फ़ोन नंबर में हम 1 2 3 4 और करके इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, और इसको हम स्टोर करेंगे विद डैशेस। नेक्स्ट करेंगे और जैसे मैं इसका फ़ोन नंबर एंटर करने लगूँगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो ये देखें 03001110 जो भी मैं इसका फ़ोन नंबर एंटर कर रहा हूँ उसने डैश ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास इनपुट मास्क कहलाता है। नेक्स्ट जो फील्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो कैप्शन है। अगर हम किसी फील्ड को लेबल करना चाहें तो हम उसका कैप्शन लगा देते हैं। किसी फील्ड की हेडिंग का जो है वो ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो जो आपका कॉलम होता है उसमें डाटा शीट व्यू में टॉप पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर्ड की है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि ये फील्ड लाजमी रिक्वायर्ड है। अगर हम इसको येस कर देंगे दैट मीन्स कि ये फील्ड आपने लाजमी एंटर करनी है, और अगर हम इसको नो करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अच्छा, फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी ही हैं। ठीक है, फील्ड प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी हमने देखी? सबसे पहली फॉर्मेट थी, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, फिर इंडेक्सेस थे, जो हमारे पास वैलिडेशन के रूल्स थे, फील्ड साइज़ था, उसके बाद फील्ड वैलिडेशन रूल में वैलिडेशन टेक्स्ट था, इनपुट मास्क, कैप्शन और रिक्वायर्ड। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास जो फॉर्मेट मैंने छोड़ दिया था, मैंने आपको कहा था कि इस फॉर्मेट को जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो फॉर्मेट है ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है। अच्छा जी, अब हम फील्ड फॉर्मेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फील्ड के जो फॉर्मेट्स हैं वो हर डाटा टाइप के लिए जो है वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम डाटा टाइप टेक्स्ट एंड मेमोरेंडम रखेंगे, टेक्स्ट या मेमो रखेंगे, ठीक है, तो फील्ड के फॉर्मेट्स क्या होंगे? आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। इसमें अगर हम टेक्स्ट या मेमो रखते हैं तो हम एट द रेट का जो साइन है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर या तो कोई कैरेक्टर आएगा या कोई स्पेस आएगी। ठीक है, एंड का जो साइन है ये ऑप्शनल कैरेक्टर या ऑप्शनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर कैरेक्टर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। और नीचे आप देखें, नीचे वाले टेबल में फॉर्मेट में लिखा हुआ है जी एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, और उसके बाद डैश है और फिर 4 दफ़ा एट द रेट है। तो आप नोट करें कि जब आप एंट्री करना शुरू करेंगे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो वो ऑटोमेटिकली 3 कैरेक्टर्स के बाद उसने डैश ऐड कर दी है। इसका मतलब उसने उससे पहले भी 3 एट द रेट की जगह पे 3 वैल्यूज़ लिखी और उसके बाद 4 वैल्यूज़ भी आगे डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, ये टेबल में आपके सामने पहले फॉर्मेट लिखा हुआ है, फिर डाटा शीट की एंट्री जो हम करेंगे, और फिर है जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो क्या होगी। और नीचे उसने एंड का इस्तेमाल किया है। एंड के इस्तेमाल में उसने क्या किया है, उसने ऑप्शनल कैरेक्टर की जगह दे दी है कि हम यहाँ पर एंटर ना भी करेंगे तो काम चल सकता है। ठीक है, जैसे 3 कैरेक्टर्स पहले हैं, फिर डैश है, फिर 3 कैरेक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 उसने एंटर किया तो 1 2 3 4 5 6 डैश के साथ वो है आ गया। अगर वो 7 एंटर करता तो आ जाता, अगर नहीं एंटर किया तो वो अपीयर नहीं हुआ। इसी तरह से जो नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास वो लोअर का है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जितनी भी हम एंट्रीज करेंगे ये सबको लोअर कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा सारे केसेस को। और अगर हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं तो जो भी हम एंट्रीज करेंगे उनको अपर केसेस में कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह ये अगर मैंने हेलो कैपिटल में एंटर किया था तो ये देखें जो डिस्प्ले हो रहा है वो स्मॉल हो रहा है।
इसी तरह अगर मैं ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करता हूँ और हेलो मैं स्मॉल में करता हूँ तो ये शो किस में हो रहा है, कैपिटल में हो रहा है, ठीक है। इसका मैंने पहला कैपिटल रखा था, बाकी स्मॉल रखे थे, लेकिन जो कि मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्रेटर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मेट सेट कर रहे हैं हम किसी भी फील्ड का, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगर कोई करेक्टर आप एंड पे एंटर करना चाहें तो आप स्लैश के साथ एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है स्लैश एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ है, एट द रेट कोई भी वैल्यूज़ जो आएंगी उसके बाद हम स्लैश लगाएंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसका मतलब क्या है जी कि जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसके एंड पे क्या ऐड हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ये डाटा शीट में एंट्री हेलो हुई थी और डाटा शीट में वो एंट्री है जो हम कर रहे हैं ना, ठीक है, और जो नज़र आ रहा है वो हेलो और एंड पे ये मार्क नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या है जी, ये डबल कोट्स के अंदर XYZ लिखा हुआ है एट द रेट के साथ। वो कहते हैं कि जो भी आप वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जैसे XYZ मेंशन किया है, तो अगर किसी ने कोई डाटा एंटर नहीं किया यूज़र ने, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखें नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है उसने डबल कोट्स में नो डाटा एंटर्ड। तो अगर किसी ने कोई फील्ड ब्लैंक छोड़ दी एंट्री में तो वहाँ पे लिखा है नो डाटा एंटर्ड। आप इसकी जगह कोई और भी चीज़ लिख सकते हैं, प्लीज़ एंटर डाटा, नो डाटा, ब्लैंक फील्ड, कुछ भी आप जो भी आप लिखना चाहें इसके अंदर, ठीक है। तो डबल कोड में आप जो भी मैसेज लिखेंगे डिस्प्ले हो जाएगा आपकी एंट्री के बाद, अगर आपने एंटर नहीं किया तो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फील्ड फॉर्मेट जो है वो नंबर का है। नंबर फील्ड फॉर्मेट के अंदर जब हम ऑप्शंस में नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें ज़ीरो जो है वो एक ऐसा प्लेस होल्डर है, अगर कोई आपने एंट्री नहीं की तो वहाँ पर ज़ीरो शो करवा देता है, ठीक है। इसी तरह से जो हैश का प्लेस होल्डर है, ये क्या करता है, ये डिजिट डिस्प्ले करवाता है आपको, या अगर आपने कुछ भी जो है वो एंटर नहीं किया हुआ तो। उसके बाद परसेंटेज का जो प्लेस होल्डर है, ये क्या करता है, ये हमारे पास जो भी हम नंबर एंटर करेंगे उसकी परसेंटेज निकाल देगा, यानी कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा और उसके साथ जो है वो परसेंटेज का सिंबल जो है वो अटैच करवा देगा, यानी कि उसकी बेसिकली वो परसेंटेज निकाल कर हमें जो है वो शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करेंसी का फॉर्मेट है कि अगर हम अपनी डाटा टाइप करेंसी रखते हैं तो क्या होगा, करेंसी फॉर्मेट के अंदर इसको जो है ना डिवाइड किया होता है हमने, करेंसी का जो फॉर्मेट है डिफरेंट पोर्शंस के अंदर, ये समझना ज़रूरी है। मैं आपको फॉर्मेट और एक्सप्लेनेशन उसकी साथ साथ बताता हूँ, ठीक है। इसमें सेमीकोलंस के साथ जो है उन्हें सेपरेट किया होता है। अच्छा, सबसे पहले तो लिखा हुआ है डॉलर हैश हैश 0.00। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर तो पॉजिटिव वैल्यू एंटर की जाएगी तो वो इस तरह से शो होगी, ठीक है। फिर सेमीकोलन के साथ नेगेटिव वैल्यू का भी बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव वैल्यू एंटर की जाएगी तो वो किस तरह शो होगी। नेगेटिव वैल्यूज़ को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। अच्छा, उसके साथ जो ब्रैकेट है उसके अंदर रेड लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखी गई है नेगेटिव वैल्यू हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। फिर इसका जो तीसरा पोर्शन है वो हमारे पास है जी, ज़ीरो एंटर किया जाएगा ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। और अगर आपने ज़ीरो एंटर किया है तो थर्ड जो ऑप्शन है 0.00 ये फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अगर आप सिंपल ज़ीरो करके आगे चले जाते हैं तो वो 0.00 एंटर करेगा। और अगर आप कुछ भी एंटर नहीं करते, यानी कि नल वैल्यू छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे वो नन लिख देगा। ये हमारी मर्ज़ी है, हम जो है वो इसको जिस तरह से मर्ज़ी जो है वो अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास येस नो है जी। येस नो की फील्ड अगर हम डाटा टाइप रखेंगे तो हम फॉर्मेट में डिफरेंट ऑप्शंस जो ट्राई कर सकते हैं। उसमें हमें पता है कि ये येस नो की जो फील्ड होती है वो चेक बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। हम इसको टेक्स्ट बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लुकअप टैब के ज़रिए। इसको हम 3 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक होता है सेमीकोलन, एक होता है येस नो, ठीक है, और एक होता है नो। सबसे पहले हम सेमीकोलन से स्टार्ट करते हैं और येस हमने लिखा और येस के आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ग्रीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी कि जो येस हमें लिखा हुआ नज़र आएगा ना वो ग्रीन कलर के अंदर प्रिंट होगा, ठीक है। और फिर सेमीकोलन के बाद नो लिखा हुआ है किसमें, रेड में। इसका मतलब है कि जो नो लिखा नज़र आएगा हमें वो रेड कलर के अंदर जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड फॉर्मेट है हमारे पास वो डेट का है। डेट फील्ड फॉर्मेट, जैसे ही हम डेट सिलेक्ट करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो अपीयर होना
स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि डेट के अंदर सिंपल डेट, लॉन्ग डेट, डेट एंड टाइम, जनरल डेट, ठीक है, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, डेट के डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ इसमें से चंद चीज़ों को अगर आपने ज़हन में रखें तो आप डेट का कोई भी फॉर्मेट खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। वो क्या है, मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर डी लिखा होगा, यानी कि सिंगल कैरेक्टर लिखा होगा किसी भी जगह पे, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर शो करना है, ठीक है। अगर किसी जगह पे 2 कैरेक्टर्स लिखे होंगे, यानी कि डी डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने डबल कैरेक्टर शो करना है वहाँ पे। ये डे की बात हो रही है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो हमारे पास डेट है उसमें डे, मंथ और ईयर होता है। तो अगर मैं सिंपल डी लिख दूंगा, सिंपल डी, तो वहाँ पर नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने डी लिखा किसी जगह पे तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं डी डी लिखूंगा तो वहाँ पे डबल डिजिट वाला नंबर आएगा डे का, ठीक है। अगर मैं डी 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 3 दफ़ा लिखूंगा तो वहाँ पे टेक्स्ट आएगा, यानी कि अब डे है डी 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 के साथ 3 डिजिट्स वाला। तो ये नीचे जो टेबल में एग्जांपल आपको नज़र आ रही है उसमें देखें, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है डी डी डी, तो जो 3 दफ़ा डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या जी, डे नज़र आएगा आपका टेक्स्ट फॉर्म में, मंडे। इसी तरह से एम 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 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि मंथ टेक्स्ट फॉर्म में नज़र आएगा 3 आपके लेटर्स का, सही है। उसके बाद इन्होंने डबल कोट्स में डॉट लिखा हुआ है और फिर डी लिखा है। अब डी लिखा है सिंगल, तो वही जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सिंगल डी लिखा है तो सिंगल डिजिट नज़र आएगा आपको। और फिर लिखा हुआ है वाई वाई ईयर, तो जो ईयर है वो भी डबल डिजिट का नज़र आएगा। अच्छा, इसी ईयर को अगर मैं 4 दफ़ा वाई 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 कर देता तो क्या होता है, ये 4 डिजिट्स का एक पूरा जो है वो आपके पास ईयर नज़र आता, ठीक है। या मंथ में मैं 4 दफ़ा एम 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 कर देता तो ये पूरा मंथ नज़र आता है। उसके स्पेलिंग जितने मर्जी होते, मतलब फुल नेम नज़र आना था ना बेसिकली, जितने भी स्पेलिंग है। देखिए सिंगल अगर आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा, सिंगल डिजिट नज़र आएगा। 2 दफ़ा लिखेंगे तो 2 डिजिट्स नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही आप 3 पर जाएंगे तो आपको 3 लेटर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जब आप 4 पर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा मंथ का नेम या जो डे है उसका नेम, ये पहली एग्जांपल में देखें ना, 4 दफ़ा डी लिखा है, 4 दफ़ा एम लिखा है, तो आगे देखें मंडे लिखा है और जनवरी लिखा है। फिर एक दफ़ा डी से 1 लिखा गया है और 4 टाइम्स वाई लिखा है, तो इसका मतलब ईयर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एच, एन और एस, ठीक है। एच क्या है, ये आवर्स को डिस्प्ले करता है। एन हमारे पास मिनट्स को डिस्प्ले करता है। एम नहीं हो सकता है क्योंकि एम से हम मंथ्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और एस जो है वो हमारे पास सेकंड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। स्लैश जो है वो सेपरेटर के तौर पर काम करता है। तो ये लास्ट एग्जांपल में आप देखें, एच लिखा है, एन लिखा है, एस लिखा है और आगे AM/PM लिखा हुआ है। अब ये एच में आवर्स शो हो जाएंगे, एन में मिनट्स शो हो जाएंगे और एस में क्या शो हो जाएंगे, सेकंड्स शो हो जाएंगे। और आगे आपका अगर AM है तो AM आ जाएगा और अगर PM है तो टाइम स्टैम्प जो है उसमें PM आ जाएगा। इनपुट मास्क मैं आपको पहले करके भी दिखा चुका हूँ और इनपुट मास्क में कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, वो यहाँ पर थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम पीछे जो सिंबल्स आपने पढ़ ली हैं तकरीबन ये उसी तरह के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला सिंबल हमारे पास है इनपुट मास्क के अंदर वो है ए, ये लेटर या डिजिट के लिए होता है। फिर 0 है, ये 0 to 9 जो डिजिट्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बगैर शो होते हैं एज ए 0, ठीक है। उसके बाद अगर 9 लिखेंगे तो ये 0 की तरह ही है, लेकिन इसमें जो ब्लैंक्स होते हैं वो स्पेसिस के तौर पर रिप्रेजेंट होते हैं। 0 में जीरोस के तौर पर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि 0 में जिस जगह पर आप खाली जगह छोड़ेंगे या स्पेस छोड़ेंगे वहाँ पर 0 लिखा आएगा। 9 जो है उसमें क्या होता है, जहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ेंगे वहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगी। इसी तरह से हैश का जो सिंबल है वो भी 9 की तरह ही है, लेकिन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस प्रिंट होते हैं। अभी जो 0 और 9 है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन प्रिंट नहीं होते। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव साइंस को प्रिंट करना चाहते हैं नंबर्स के साथ तो आप हैश लगाएंगे, ठीक है। और करेक्टर्स के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हम जिस जगह पर भी करेक्टर को चाहते हैं कि यहाँ पर करेक्टर की ऑप्शन आए वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर अगर हम L लगाएंगे तो लेटर्स जो हैं वो A through Z आ जाएंगे इसके अंदर। C करेक्टर या स्पेस के लिए होता है और लेस देन और ग्रेटर देन वैसे ही लेटर्स को अपर एंड लोअर केसेस में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं,
ठीक है। इनपुट मास्क मैंने आपको लगा कर दिखा दिया था कि इनपुट मास्क किस तरीके से जो है वो लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने फील्ड प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। जब हम डेटा टाइप्स चेंज करते हैं तो हर डेटा टाइप को चेंज करने के साथ जो उसका बॉटम पैन होता है, जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ का होता है, उसमें चेंजेस आती हैं। तो आज हमने डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उन फील्ड प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी हमने प्रैक्टिकल करके देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें इंशाल्लाह ताला हम टेबल को क्रिएट करने के जो बाकी के तरीक़ाकार हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।